बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमने पहले ब्लड प्रेशर का हमारा जो टॉपिक था हमने नेक्स्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है पल्स। ठीक है। तो पल्स आप सबको पता है कि पल्स क्या होते हैं, कि नब्ज हम जिसे कहते हैं, कि जो पल्स होती है बेसिकली उस वो क्या होती है। पल्स इज ए वेव वेव ऑफ डिस्टेंशन and elongation felt in an artery walls due to contraction of the left ventricle forcing about 60 to 80 millimeter of the blood through the already full aorta and into arterial system। पल्स वो कहते हैं कि पल्स क्या होती है, ये बेसिकली एक वेव होती है जिसमें डिस्टेंशन एंड एलोगेशन फेल्ट की जाती है इन आर्टरी वाल्स के अंदर। ठीक है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी वाल्स के अंदर जो है ना एक वेव्स होती है। वेव यानी कि ऊपर जाती है चीज, नीचे आती है, इस तरह वेव फॉर्म में बनी होती है। तो पल्स बेसिकली एक वेव्स होती है किस चीज की, डिस्टेंशन एंड एलोगेशन की। डिस्टेंशन का मतलब क्या होता है, कि डिस्टेंशन का मतलब होता है एग्जैक्ट एक्सपेंडिंग बाय प्रेशर। प्रेशर के थ्रू कोई चीज जो एक्सपेंड हो जाती है, जो फैल जाती है, हम उसको डिस्टेंशन कहते हैं। एलोगेशन का मतलब होता है कि एक्शन या प्रोसेस ऑफ जो है ना लेंथिंग समथिंग, किसी चीज का लंबा हो जाना। तो वेव बेसिकली पल्स क्या होता है, कि वेव होती है जिसमें डिस्टेंशन यानी कि या तो एक्सपेंड हो जाती है, या एलोगेशन यानी कि लेंथ हो जाना, लेंथी फील होती है। इन आर्टरी वाल्स के अंदर, आर्टरी वाल्स के अंदर जो है ना या तो कोई चीज एक्सपेंड हो जाती है या लेंथ हो जाती है, जिसको हम जो है ना डिस्टेंशन एंड एलोगेशन कहते हैं। वो इन आर्टरी वाल्स के अंदर किस वजह से होती है, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जब वो कंट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं उनमें डिस्टेंशन और एलोगेशन की एक वेव प्रोड्यूस होती है, जिसे हम पल्स कहते हैं। वो फोर्स अबाउट 60 टू 80 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड थ्रू ऑलरेडी फुल एओर्टा। अब जैसे ही एओर्टा होता है जो, ठीक है, वहां से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं। तो जो फुली ब्लड जो एओर्टा के अंदर होता है वहां से तकरीबन 60 टू 80 मिलीमीटर ब्लड को वो जो है ना आर्टरियल सिस्टम के अंदर जो है ना फोर्स कर देती है। यानी कि पल्स बेसिकली एक वेव्स होती है जिसके अंदर आर्टरी वॉल्स में एक्सटेंशन एलोगेशन फील होती है ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एओर्टा के अंदर ब्लड होता है वहां से 60 टू 80 मिलीलीटर ब्लड जो है ना वो आर्टरियल सिस्टम के अंदर चला जाता है। ठीक है। पल्स बेसिकली एलोगेशन और डिस्टेंशन की एक वेव्स होती है आर्टरीज वाल के अंदर ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से, जिससे क्या होता है कि जो एओर्टा के अंदर ब्लड होता है वहां से 60 टू 80 मिलीलीटर ब्लड जो है ना वो आर्टीरियल सिस्टम के अंदर चला जाता है। एओर्टा जो मेन आर्टरी होती है उसको हम एओर्टा कहते हैं। उससे छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं, फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं हम उनको आर्टरीज कहते हैं। तो एओर्टा जो कि ब्लड से फुल होती है, ठीक है, वहां से ब्लड जो है ना वो मूव करता है फिर आर्टेरियल सिस्टम के अंदर, जब कि वेव ऑफ जो है ना डिस्टेंशन एंड एलोगेशन फेल्ट होती है आर्टरीज वाल के अंदर, और ये सब कुछ कंट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से होता है। इस चीज को हम पल्स कहते हैं। डिस्टेंशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक्सपेंड होना किसी चीज का, एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग किसी भी प्रेशर की वजह से। एलोगेशन का मतलब होता है किसी चीज का लेंथनिंग हो जाना। पल्स इज मोस्ट ऑफन मेयर्ड बाय फीलिंग आर्टरीज ऑफ द रेस्ट। हम पल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको मेयर कर सकते हैं, जो हमारी कलाई होती है, जिस रेस्ट की आर्टरीज होती हैं वहां से हम फील करके उसको मेयर करते हैं। सो पल्स आल्सो फायर जो होती है वीकर इन द वेन्स, क्योंकि जो पल्स होती है ना वो वेन्स में होती है लेकिन बहुत वीक होती है, हम उसको मेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम आर्टरीज में मेयर करते हैं। और आर्टरीज भी खासतौर पर जो हमारी रेस्ट यानी कि कलाई की आर्टरीज होती है हम वहां से मेयर करते हैं। उसके बाद है पल्स अब रेट क्या होती है। पल्स रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट्स पर मिनट्स इन पर्सन बॉडी। किसी भी बॉडी की किसी भी इंसान की, ठीक है, बॉडी के अंदर एक मिनट में जितना दफा दिल धड़कता है उसको हम पल्स रेट कहते हैं। ठीक है। यानी कि एक मिनट में जितना नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है तो उस चीज को हम पल्स रेट कहते हैं। उसके बाद हार्ट रेट क्या होती है। The number of contraction of the cardiac ventricles per unit time is called heart rate। अब जो हमारा हार्ट के जो कार्डियक वेंट्रिकल जिसे हम कहते हैं, जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं वो जितनी दफा एक मिनट में कंट्रक्शन होती है उनकी, जितनी दफा वो कंट्रैक्ट करते हैं एक मिनट के अंदर, तो हम उसको हार्ट रेट कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ कंट्रक्शन ऑफ द कार्डियक वेंट्रिकल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हार्ट रेट। हमारे एक जो है ना एक जिस टाइम के दौरान कार्डियक वेंट्रिकल जितनी दफा कंट्रैक्ट करते हैं उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो है ना पल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब एक हमारे पास होती है रेडियल पल्स।
रेडियल पल्स क्या होती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट टिश्यू। हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज का बेसिकली काम होता है, जो हमारे हार्ट होते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के दूसरे वहां से लेके बॉडी के दूसरे टिश्यू की तरफ ले जाती हैं। और जो व्हील्स होती है वो कैरी करती हैं ब्लड डिप्लेटेड ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेम टिश्यू बैक टू द हार्ट। अब उन्हीं टिश्यू से जब ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उस ब्लड को दोबारा वापस हार्ट की तरफ लेके आती है, जो वीन्स होती है। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वीन में ये डिफरेंस है कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हमारा जो हार्ट होता है ना उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ना शामिल होती है। तो आर्टरीज का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे टिश्यू की तरफ लेके जाती हैं। जबकि जो वीन्स होती है ना, अब बॉडी के उन्हीं टिश्यू में से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, ऑक्सीजन वहां पे खत्म हो जाती है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह जाता है, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। Arteries are the vessel with pulse, a rhythmic pushing of the blood in heart followed by refilling of the heart chamber। अब आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज बेसिकली वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही एक पल्स होती है, हमने ऊपर पढ़ा था कि पल्स बेसिकली एक वेव्स होती है जिसके अंदर आर्टरीज के वॉल्व जो होती हैं वो उनमें जो है ना डिस्टेंशन और एलोगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना पंप करता है। तो आर्टरीज के अंदर जैसे ही पल्स होती है तो ब्लड जो होता है वहां से आर्टरी से पुश करके हार्ट की तरफ आता है, और जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो दोबारा फिल हो जाते हैं। यानी कि हार्ट चैम्बर से आर्टरीज के जरिए ब्लड जो है ना जब हार्ट के अंदर जाता है, ठीक है, और उसके अलावा हार्ट के चैम्बर दोबारा से फिल हो जाते हैं। टू डिटरमाइन हार्ट रेट, वन फील द बीट्स एट ए पल्स पॉइंट लेग इनसाइड ऑफ द रेस्ट फॉर 10 सेकेंड। अब हार्ट रेट को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम जो है ना अपनी एक जो पल्स रेट होती है ना, जो हमारी इनके जो हमारी पल्स होती है, हम उसको फील करते हैं। पल्स को हम कहाँ पे फील करते हैं? इनसाइड द रेस्ट, अपनी कलाई के अंदर 10 सेकेंड के लिए, एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6, दिस इज पर टोटल। यानी कि हम जो है ना 10 सेकेंड के लिए अपनी जो हमारी पल्स होती है ना हम उसको फील करते हैं अपनी कलाई के ऊपर। इस तरह ये आपको इसमें देखें कि रेडियल पल्स ऑन द रेस्ट जस्ट अंडर द थंब। ये वाली थंब के नीचे आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे है ना ये वाली जो आर्टरीज है ना, तो यहाँ से हम रेडियल पल्स को फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो हमें फील होगा, तो हमने 10 सेकेंड तक उसको फील करना है। अगर 10 दफा अब हमें फील होगी ना, तो हमने उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 दफा जो है ना 1 मिनट के अंदर हमारी जो दिल की धड़कन है वो जो है ना, मतलब हमारे जो पल्स को हम फील करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा जो रेडियल पल्स का। ठीक है, उसके बाद है जो रेस्ट पल्स क्या होती है? टू मेयर द पल्स एट द रेस्ट, प्लेस द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ओवर द अंडर साइड ऑफ द अपोजिट रेस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब। अब आपने अगर तो रेस्ट के ऊपर पल्स फाइंड आउट करनी है, आपने कैसे करना है कि आपने अपनी कलाई के ऊपर जो आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान वहां पे आपने कलाई के ऊपर अपना थंब रख देना है। उसके बाद प्रेस फिर्म विद फ्लैट फिंगर्स अंटिल यू फील द पल्स इन रेडियल आर्टरी। तो आप इस तरह से रेडियल आर्टरी के अंदर अपने जो है ना पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टीरियल पल्स। आर्टीरियल पल्स इज ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज, ठीक है, जिसमें आर्टरीज की एक्सपेंशन हो जाती है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर की वजह से, जो कि आर्टरीज के अंदर चेंज हो रहा होता है। इंटरनल प्रेशर आर्टरीज की वजह से चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पल्स जो है ना वो फील होती है। उसके बाद है दिस पल्स मूव मच फास्टर देन द बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो पल्स होती है हम इसको बॉडी की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ अपनी कलाई के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास जो है ना वीनस पल्स क्या होती है? वीनस पल्स इज द ट्रांजिट सॉरी मैम, पूछना था ये कौन सा चैप्टर यूज स्टडी करवा रही हैं मैं ना लेक्चर जब एंड करूंगी ना, एंड पे मैं आपको बताऊंगी। अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसीलिए दरमियान में आप लोग नहीं पूछें कोई क्वेश्चन। एट द एंड मैं जी। आपको बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर है। उसके बाद है कि वीनस पल्स क्या होती है? दिस इज द ट्रांजिट एक्सपेंशन ऑफ वीन्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस। अब अगर वीन्स के अंदर प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो एक्सपेंशन और जो है ना वहां पे डिस्टेंशन यानी एलोगेशन जो फील होती है वीन्स के अंदर, तो हम उसको वीनस पल्स कहते हैं। जबकि अगर आर्टरीज के अंदर प्रेशर चेंज होने की वजह से वहां पे जो एक्सपेंशन होती है या वहां पे जो एलोगेशन या डिस्टेंशन होती है आर्टरीज के वाल्स के अंदर, तो हम उसको आर्टियल पल्स कहते हैं।
Venous pulse can be recorded directly by introduction of canola into a veins। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि canola को हम अपने veins के अंदर डायरेक्टली जो है इंटर करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग द प्रेशर चेंजेस व्यू मर्करी जो होते हैं मैनोमीटर, और मर्करी मैनोमीटर से जो प्रेशर हम अपना प्रेशर भी इस तरह से चेक कर सकते हैं मीन्स के थ्रू। जबकि आर्टरीज को जो है ना हम खुद उसको जो है ना अपने थंब की मदद से आर्टियल पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज की पास जो है ना वो फास्टर होती है, इसीलिए हम उसको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेमरेज। ठीक है, हेमरेज क्या होता है? इस तरह हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है किसी चीज का जो है ना मतलब कोई वेसल्स जो हमारी होती हैं, बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसी वजह से वो रपच्चर हो जाती हैं। ठीक है, जब ब्लड वेसल रपच्चर होती हैं या लीक होती हैं तो उनसे ब्लड का फ्लो हो जाता है, तो इस चीज को हम हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज इज डिफाइंड एज एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रिपर्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसी वजह से जब रिपर्चर हो जाती हैं तो वहां से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं। हेमरेज मुख्तलिफ जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स क्यों रिपर्चर होती है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होती है। जैसे कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हो सकता है, सम स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिपर्चर हो जाती हैं, तो वहां से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं। उसके बाद है टाइप एंड काजेज ऑफ हेमरेज। हेमरेज की कितनी टाइप्स हैं और इसकी क्या वजह है? एक्सीडेंटल हेमरेज, उसके बाद है कैप्री हेमरेज, उसके बाद है इंटरनल हेमरेज, उसके बाद है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, उसके बाद है हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। हम इनको डिटेल में एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है कि एक्सीडेंटल हेमरेज किस वजह से होता है। एक्सीडेंटल हेमरेज ओकर इन रोड एक्सीडेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट होता है या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज के अंदर। किसी भी इसके अंदर एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, किसी भी जो हमारी डेवलप का मतलब होता है जो कि तरक्की याफ्ता कंट्रीज होती है, जैसे कि यूरोप है। ठीक है, और डेवलपिंग का मतलब होता है जो एशिया कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, भारत वगैरह, जो भी तरक्की पजीर होते हैं, अभी तरक्की कर रहे होते हैं, तो उनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। तो इनमें जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल कैटेगरी मोस्ट कॉमन होते हैं, तो इनकी वजह से जो है ना ब्लड वेसल्स रिपर्चर्स हो जाते हैं, जिसको हम एक्सीडेंटल हेमरेज कहते हैं। एक्सीडेंटल हेमरेज की टू टाइप्स हैं, एक उसमें फर्दर प्राइमरी है, ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी हेमरेज जो होते हैं विच ओकर इमीडिएटली आफ्टर एक्सीडेंट, यानी कि जैसे एक्सीडेंट होना तो उसी तौर पर फौरी तौर पर भी कोई ना कोई ब्लड वेसल रिपर्चर हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, तो हम इसे प्राइमरी एक्सीडेंटल हेमरेज कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी जो है ना एक्सीडेंटल हेमरेज विच टेक प्लेस समटाइम्स आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के कुछ ही टाइम बाद, कुछ घंटों बाद जो है ना ये वाला होती है, तो हम इसको एक्सीडेंटल हेमरेज कहते हैं। अब इसमें उसके बाद है सेकंड हमारे पास है कैप्री हेमरेज। ठीक है, कैप्रीज जैसा कि नाम से शो है, कैप्रीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है ना वो फर्दर ब्रांचेस में जो है ना आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, जिनको हम कैप्रीज कहते हैं। तो कैप्रीज हेमरेज इज द ब्लीडिंग ड्यू टू रिपर्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, पर्टिकुलरली कैप्रीज ब्लड वेसल्स, खास तौर पे जो कैप्रीज छोटी छोटी आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं वो रिपर्चर हो जाती हैं, तो उनकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, उसे हम कैप्री हेमरेज कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन ब्रेन, ये खास तौर पर क्योंकि जो मोस्टली कैप्रीज होती है ना, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, तो जो कैप्री हेमरेज होता है ये मोस्ट कॉमन ब्रेन में होता है। ब्रेन के अंदर जो कैप्रीज होती हैं वो रिपर्चर हो जाती हैं किसी वजह से, वहां से ब्लड का लॉस होता है, तो इसको हम सेरिब्लर हेमरेज भी कहते हैं। एंड हार्ट ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या हार्ट की जो है ना जो वेसल्स होती है वो रिपर्चर हो जाती है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मतलब होता है जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर किसी वजह से जब उनकी कैप्रीज रिपर्चर हो जाती हैं उन और वहां से ब्लड का लॉस होता है, तो हम इसे कैप्री हेमरेज कहते हैं। द रिपर्चर ऑफ द कैप्रीज इज स्लो बाय स्पिलिंग या लीक ऑफ ब्लड इनटू द सराउंडिंग एरियाज। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जब कैप्रीज रिपर्चर होती हैं तो वहां से ब्लड कैप्रीज से लीक करके इर्द गिर्द के एरिया में चला जाता है। उसके बाद इंटरनल हेमरेज क्या होती है? इंटरनल हेमरेज इज द ब्लीडिंग इन जो है ना विसेरा, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह, ठीक है, जो हमारे इसमें आ जाती है ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी की जो है ना कैविटी, जिस तरह एब्डोमेन वगैरह है, इंटेस्टाइन्स वगैरह है, तो उसको हम कहते हैं। तो इंटरनल हेमरेज इज द ब्लीडिंग इन वसीरा, यानी कि इंटरनल ऑर्गन जो मेन कैविटीज हमारी बॉडी की होती हैं उनके अंदर अगर ब्लीडिंग होती है किसी वजह से, तो हम उसको इंटरनल हेमरेज कहते हैं। इट इज कास्ड बाय रिपर्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द सीरा, इन ऑर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिपर्चर हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है।
द ब्लड एक्युमुलेट इन वसीरा। अब वो ब्लड की जैसे ही वहां पे वेसल्स रिपर्चर होती हैं तो ब्लड वहां से लीक होता है, तो ब्लड की लीकेज होने की वजह से ब्लड वहां पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है, अब वसेरा का क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन इन द मेन कैविटी ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की मेन कैविटी होती है, खास तौर पर जो हमारे एब्डोमेन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन कैविटीज होती है उसे हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन वगैरह किसी वजह से रिपर्चर हो जाती है। उसके बाद है पोस्टमार्टम हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग that occur immediately after labor is called postpartum hemorrhage। ठीक है, लेबर यानी कि डिलीवरी बेबी जब होती है तो उसकी वजह से जो कुछ जो एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग हो जाती है फौरी तौर पर, तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। इन सम केसेस इट इज वेरी सीवियर एंड लीड टू मेजर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, वहां पे समटाइम डिलीवरी के साथ ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली कोई वहां पे वैसा जो वहां पे जो यूरिथ्रा वगैरह की, ठीक है, वहां पे जो मतलब कैपरीज होती हैं या वीन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं यूरिथ्रा के, तो वो रिपेक्चर हो जाते हैं किसी वजह से, तो वहां पे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद है कि हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटेचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। इन सम केसेस प्लेसेंटा इज डिटेच्ड फ्रॉम यूट्रस ऑफ मदर बिफोर ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी केजिंग सीवियर हेमरेज। समटाइम ये होता है कि एक डिलीवरी डेट से ही पहले, ठीक है, एक प्रॉपर जो डिलीवरी की डेट दी थी उससे पहले ये होता है कि जो मदर का यूरिथ्रा होता है ना, वहां से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। डिटेच का मतलब होता है अलग हो जाता है प्लेसेंटा, तो उस सूरत में भी सीवियर जो है ना ब्लीडिंग होती है समटाइम, तो इसको हम कहते हैं हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अभी डिलीवरी का टाइम नहीं होता, उससे पहले ही जो मदर का यूरेट्रस होता है वहां से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। उसके बाद है ना, इसकी फर्दर दो और टाइप है हेमरेज की, एक अक्यूट है, दूसरी क्रोनिक है। ठीक है, अक्यूट जैसा कि नाम से शो होता है, इनके ये सम टाइम्स के लिए होती है, उसके बाद इसको करेक्ट भी हम कर सकते हैं, जबकि क्रोनिक का मतलब होता है जो परमानेंट ज्यादा टाइम के लिए होती है। acute hemorrhage it refers to sudden loss of large quantity of the blood as in the case of accident। जैसे कि एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसमें अचानक तौर पर काफी सारा ब्लड जो है ना वो उसका लॉस हो जाता है। दिस कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स के अंदर जो है ना हम इसको ट्रीटमेंट के जरिए करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोनिक हेमरेज, इट रेफर टू लॉस ऑफ द ब्लड बाय इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है कि या तो एक्सटर्नल मैम, ब्लीडिंग हो सकती एक क्वेश्चन था एक्यूट है। हेमरेज के बारे में। अगर ये हेमरेज होता है तो बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है इससे? एक्यूट हेमरेज में ये होता है कि ये मतलब नुकसान तो इसमें हो सकते हैं, बच्चे को भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो फौरी तौर पर आपने ट्रीटमेंट उसको दिया ना, डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो उसने उसको उसका मतलब ट्रीटमेंट कर लिया, ब्लड को रोक लिया है, ब्लड का लॉस जो है ना उसकी बॉडी से, अगर उसको किसी वजह से उसने रोक लिया है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गई है, तो फिर तो उसके मतलब चांसेस ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ इसकी सूरत में, तो ये भी सीवियर हो सकता है ना एक्यूट हेमरेज जो होता है। तो ये होता मैम किस वजह से है? ये कोई एक्सीडेंट होता है ना जब। हेमरेज क्या है मैं आपको बता रही हूँ, हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लड वेसल रिपर्चर हो जाती हैं, यानी कि ब्लड वेसल फट जाती हैं किसी वजह से। ये क्यों होती है? कोई एक्सीडेंट होता है। अब जैसे एक्सीडेंट हुआ है ना, फर्ज करें कि चोट लगी किसी को, हमारे सर के ऊपर चोट लगी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो है ना कोई भी जो वहां पे कैपरीज या वेसल्स है ना वो फट जाएगी। जब ब्रेन की वेसल्स फटेगी तो वहां से लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, तो इसको हम ब्रेन हेमरेज कहेंगे। जी थैंक यू मैम। ठीक है, उसके बाद है क्रोनिक में वही होता है कि ये इनके लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें। इट ओकर इन कंडीशन, और अब ये कौन सी कंडीशन में परमानेंट, जहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए लोगों को होती है, जिनमें पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर एक ऐसी डिजीज है ना, तो वो लॉन्ग टाइम्स के लिए वहां पे ब्लीडिंग होती रहती है। उसके बाद जो है ना परप्यूरा, ठीक है, हेम, उसके बाद जो है ना हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो है ना ये डिजीज होती है, ब्लड की एक डिजीज है, तो इसकी वजह से जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें ब्लड सेल्स जो है ना कम हो रही होती है, इनमें आगे डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद है जो है ना मेनहर्जिया में भी होता है। परप्यूरा में क्या होता है कि a rash of purple spot on the skin caused by internal bleeding from small blood vessels। इसमें ये होता है कि परप्यूरा का मतलब होता है कि ये एक हमारी जो है ना स्किन के ऊपर जो है ना पर्पल कलर के स्पॉट होते हैं, इनके धब्बे नजर आते हैं स्किन के ऊपर। ये किस वजह से होती है? क्योंकि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना वहां से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर स्पॉट जो है ना पर्पल कलर के नजर आते हैं, उसको हम परप्यूरा कहते हैं। उसके बाद है हेमोफीलिया, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इज सीवियर रिड्यूस हो जाती है।
ठीक है। ये जिस लोगों में होती है ना, उनके अंदर जो ब्लड होता है, उसके हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं ना, तो वो जहाँ पे क्लॉटिंग जरूरत होती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है। तो इन लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं जो है ना ब्लड क्लॉट करने की, वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको जो है ना ब्लीडिंग फ्रॉम स्लाइट इंजरी, यानी कि अगर उनको थोड़ा सा भी चोट लगती है ना तो उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ी सी भी अगर चोट लगती है तो वहां से बहुत ज्यादा ब्लड का उनको लॉस हो जाता है, अगर उनको वो रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने वाले होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो ये हेमोफीलिया के पेशेंट के खासतौर पर ये पेशेंट्स होते हैं जो उनके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, जिसकी वजह से अगर उनको थोड़ी सी भी स्लाइट इंजरी भी होती है ना तो उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, सीवियर होती है, तो वो हेमरेज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है मेनोरहेजिया। ठीक है, इट एबनॉर्मल हेवी ब्लीडिंग एट मेंस्ट्रुएशन इन वोमेन्स। वोमेन के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके अंदर कुछ वोमेन्स को सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो हम इसको, ये भी तो हमारे पास क्रोनिक हेमरेज में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। आज के लिए लेक्चर इतना ही काफी है।